जी हां, राहुल के खिलाफ एफआईआर वाले मामले में जज ने ही खोला बीजेपी नेता और याचिकाकर्ता की पोल और जज ने छोड़ दिया केस। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, क्या वाकई जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि मौजूदा वक्त की सरकार में जजेस और अदालतों पर भी दबाव डाला जाता है? क्या ये कल्पना की जा सकती है कि लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश में अदालतों पर कोई सरकार और किसी पार्टी विशेष के नेता दबाव डाल सके? मगर क्यों एक जज ने कहा बीजेपी के नेता और याचिकाकर्ता को लेकर कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए इन्होंने कदम उठाया है, वो भी राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर वाले मामले में? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें, क्योंकि लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश में अगर नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ, विपक्ष जो कि जनता की आवाज होती है, और विपक्ष के नेता के खिलाफ में इस किस्म का षड्यंत्र हो, तो फिर इसे जानना समझना गहराई से जरूरी है। दोस्तों, मैं आज के शो की शुरुआत उस वक्तव्य से करता हूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगाने वाले बीजेपी नेता और याचिकाकर्ता शिशिर पर जो कुछ कहा। याचिकाकर्ता शिशिर ने अदालत का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए किया। पीछे कीचड़ उछालना कैसे उचित है? अदालत के खिलाफ बोलना क्या सही है? मीडिया में तरह तरह के बयान कैसे दे रहे हैं? आप अदालत को अपने राजनीतिक अखाड़े का हिस्सा बना रहे हैं। दोस्तों, ये शब्द हैं एक अदालत के, ये शब्द हैं उस जज के जिस जज पर दबाव डालने की कोशिश की गई। जिस जज ने यह कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ अभी एफआईआर नहीं हो सकती है, उस जज के खिलाफ दबाव डालने की कोशिश की गई और जज की यह टिप्पणी मौखिक रूप से आई। यह कहते हुए राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने राहुल की ब्रिटिश नागरिकता वाले केस से खुद को अलग कर लिया। जज ने यह फैसला तब लिया जब राहुल के खिलाफ मुकदमा करने वाले बीजेपी नेता ने इस मामले में जज पर आरोप लगाए, सोशल मीडिया पर हाईकोर्ट के खिलाफ पोस्टें लिखी और मीडिया में कोर्ट की आलोचना करने वाले बयान दिए। खुद जज ने ये बातें कही हैं और बीजेपी कार्यकर्ता को फटकार लगाते हुए खुद को केस से अलग कर लिया। दोस्तों, अब दोस्तों, मौजूदा वक्त में जहां पर आरोप लग रहे हैं, तमाम संवैधानिक संस्थाएं कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री पद को भी कॉम्प्रोमाइज्ड होने की बातें कही जा रही हैं, तो क्या अदालतों और ख़ास तौर पर जजों के कॉम्प्रोमाइज़ होने के लिए दबाव डाले जा रहे हैं? दोस्तों, राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता के मामला भी कोर्ट में रोचक अंदाज में चला। दरअसल बीजेपी के नेता जिन्होंने राहुल गांधी के ऊपर यह आरोप लगाया कि इनके पास दोहरी नागरिकता है, एक ब्रिटिश की भी है, लेकिन उनके खिलाफ उनके पास में कुछ ठोस तथ्य या फैक्ट नहीं थे, महज आरोपों की बुनियाद पर और कुछ चंद ऐसे कागजात जिनकी बहुत ज़्यादा महत्वता अभी नहीं देखी जा रही है। अदालत में मामला गया। पहले निचली अदालत ने केस को खारिज कर दिया कि एफआईआर नहीं हो सकती। बीजेपी के नेता हाईकोर्ट पहुंच गए। दोस्तों, इस बीच में इन तमाम चीज़ों को आप ध्यान में रखिए कि राहुल गांधी के खिलाफ करीबन 3 दर्जन से ज़्यादा केसेस भारतीय जनता पार्टी ने करा रखे हैं, और उस केस को खास तौर पर अपने दिमाग में रखिए जिसमें ललित मोदी, नीरव मोदी जैसे कई सारे मोदीज को लेकर के राहुल गांधी ने, जैसे कई बार कहावत में कहा जाता है आमतौर पर हल्की फुल्की भाषा में, कि क्या इस सब मोदी सरनेम वाले सारे लोग ऐसे ही होते हैं? राहुल गांधी ने कहा था, और मुझे लगता है कि पर्सनली उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि क्या मोदी सरनेम वाले सारे ऐसे ही चोर होते हैं, लेकिन बीजेपी ने इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़ करके केस करवाया। केस के बाद में निचली अदालत में मामला गया, निचली अदालत से इसमें जीत ली और आनंद फानंद राहुल गांधी की सदस्यता, उनका घर सब छीन लिया गया था। जहन में रखिए इस मामले को और एक साथ 32-36 मामलों को। अब दोस्तों, राहुल गांधी की नागरिकता का मामला, जिसमें राहुल गांधी की नागरिकता दोहरी बताएगी, भारत की और ब्रिटेन की। ऐसे में उनका लोकसभा के सांसदी उनकी छीनने, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी छीनने के लिए एक पूरी मुहिम चली अंदर खाने। लेकिन दोस्तों, ये मामला जब पहले निचली अदालत ने खारिज किया, बाद में इस मामले पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश आया और फिर बाद में उसी आदेश को रोका गया। कोर्ट में रोचक अंदाज में चला
हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने पहले एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने ही आदेश को संशोधित करते हुए राहुल का भी पक्ष सुनने की बात कही और उसके बाद केस दायर करने वाले बीजेपी नेता ने पूरे फैसले पर सवाल खड़े किए। जैसे ही एफआईआर पर रोक लगी, बीजेपी नेता तिलमिला गए, सवाल खड़े किए, जज के खिलाफ कई सोशल मीडिया पोस्टें लिखी। ऐसी पोस्ट पर आपत्ति जताते करते हुए जस्टिस विद्यार्थी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने केस से खुद को अलग करने का फैसला लिया। तो फिर सवाल यह है कि किसी गलती से एफआईआर का आदेश देना पड़ा था। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अप्रभावी कानूनी सहायता देने के लिए डिप्टी सॉलिसिटर जनरल की आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि उचित सहायता न मिलने के कारण ही उसे राहुल गांधी की बात सुने बिना ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देना पड़ा था। दरअसल याचिकाकर्ता, जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन पर जस्टिस विद्यार्थी ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर ने अदालत पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर कंटेंट पोस्ट किए। अदालत ने यह भी कहा कि शिशिर ने सोशल मीडिया पर लोगों से पूछा कि क्या उन्हें इस बेंच के सामने केस जारी रखना चाहिए या नहीं। उन्होंने चीफ जस्टिस से भी हस्तक्षेप की मांग की। कोर्ट ने माना कि इन पोस्टों से अदालत पर आरोप लगाए गए, अदालत की बदनामी हुई। सरकार की ओर से पेश वकीलों और डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने भी माना कि शिशिर को सोशल मीडिया पोस्टों का बचाव उनका नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ऐसे में सवाल तो बनता ही है कि क्या बीजेपी राहुल के खिलाफ अदालतों पर प्रेशर डालती है? क्या दबाव डाल करके अदालतों के जजों का प्रयोग करने की कोशिश बीजेपी करती है? बहुत सारे केसेस में हमने देखा। दोस्तों, आपको याद होगा 2019 से पहले का वो दौर, 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो फैसला जो कि अयोध्या के प्रकरण में आया था। उसके बाद कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता और हिंदुत्ववादी संगठन किस तौर पर कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट की यह हैसियत नहीं कि अयोध्या के मामले में फैसला हमारे खिलाफ दे, और ये सरेआम टीवी डिबेट में कहा जाता रहा। मगर सरकार ने खास तौर पर 2014 के बाद से एक शब्द उस पर नहीं बोला और ना ही अदालतों ने उस पर किसी तरह का संज्ञान लिया। तो जरूरी नहीं कि अदालत के किसी जज को फोन करके धमकाया जाए, उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा जाए। अलग अलग तरीकों से दबाव, प्रेशर तो डाला ही जाता है। हालांकि दोहरी नागरिकता के आरोप वाले केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट से पहले आप देखें, 2025 में रायबरेली की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने बीजेपी नेता और याचिकाकर्ता को झटका दिया था। जनवरी 2026 में लखनऊ की स्पेशल कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि नागरिकता का फैसला करने का अधिकार उनके पास नहीं। इसके खिलाफ विघ्नेश शिशिर हाईकोर्ट पहुंचे थे। दरअसल बीजेपी नेता और राहुल के खिलाफ याचिका डालने वाले विघ्नेश शिशिर ने राहुल गांधी पर यह आरोप लगाया था कि वो ब्रिटिश नागरिक हैं। 2003 में ब्रिटेन में MS बैक्सपॉप लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई थी। कंपनी के दस्तावेज में उन्होंने अपनी राष्ट्रीयता ब्रिटिश बताई थी। महज इस आधार को लेकर के उन्होंने दरअसल केस डाला था। 17 अप्रैल को जस्टिस विद्यार्थी ने खुली अदालत में मौखिक रूप से जिस तौर पर एफआईआर का आदेश दिया था और फिर बाद में 18 अप्रैल को अपनी 24 घंटे में आदेश को पलट दिया था और फिर बीजेपी नेता और याचिकाकर्ता के खिलाफ क्या कुछ टिप्पणी की। मगर उसके बाद बीजेपी नेता और याचिकाकर्ता भड़क गए, अदालत और जज पर ही सवाल उठाने लगे थे। यहां तक कि कह दिया था कि ये ठीक फैसला नहीं है, अब इसकी शिकायत सीजीआई से करेंगे और सोशल मीडिया पर पोस्टों की बौछार कर दी थी। लेकिन जब छीछालेदर हुई, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने इसे राजनीतिक फायदा लेने वाला बताया तो शिशिर बैकफुट पर गए। बीजेपी को लगा कि ये सब तो गलत हो रहा है। वो कहने लगे कि साहब नहीं, वो जो पोस्ट हमने किया था वो अदालत के लिए नहीं था, बल्कि उन लोगों के लिए था जो उन्हें केस छोड़ने का दबाव डाल रहे थे। मैंने तो अदालत के पहले के आदेश की तारीफ में सोशल मीडिया पर लिखी थी, लैंडमार्क ऑर्डर कहा था। मगर इस पर भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस विद्यार्थी ने सख्त जवाब देते हुए कहा कि अदालत को किसी की तारीफ की जरूरत नहीं है। अगर शिशिर को कुछ कहना तो अपील कोर्ट में जा सकते हैं। मतलब मौजूदा वक्त में जो कुछ चल रहा है, क्या उसका प्रभाव अदालतों के ऊपर भी डालने की कोशिश है? मगर सैल्यूट है ऐसे जजेस के जिनकी वजह से न्यायिक व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया पर आंच नहीं आने पा रही है। आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।